मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया दून अस्पताल का औचक निरीक्षण। मरीजों से सीधे संवाद कर जानी अस्पताल परिसर की स्वच्छता सुदृढ़ करने के निर्देश। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून सहित 8 जिलों को जारी किया बारिश का। देहरादून और हरिद्वार में कल रात का बड़ी अज्ञात हमलावर ने पुलिस कर्मी को मारी गोली। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के लिए छेड़ा सर्च ऑपरेशन। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने किया दून अस्पताल का औचक निरीक्षण। मरीजों से सीधे संवाद कर जानी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। तीमारदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसर की स्वच्छता सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मरीजों के परिजनों की सुविधा पे सरकार की प्राथमिकता है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानी है। साथ ही तीमारदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसर की स्वच्छता सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मरीजों के परिजनों की सुविधा भी सरकार की प्राथमिकता है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार हमने देखा है कि तमाम जगहों का औचक निरीक्षण करने स्वयं ही पहुंच जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार दून अस्पताल पहुंचे और तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। मरीजों के जो परिजन उनसे बातचीत करने की कोशिश की, किस प्रकार से तो तमाम वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए। जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जो है इस दौरान यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से आम लोगों को मिल रही है, आयुष्मान की बात है या फिर इसके अलावा जो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इस जो है सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, तो उनको जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ इसके अलावा जो मरीज है, मरीजों के जो तीमारदार भी हैं, तो उनको जो है उनके लिए भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो तीमारदार साथ में आते हैं मरीजों के, उनको भी जो है पूरी सुविधा जो है इस दौरान यहाँ पर मिल सके। ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो है मुख्यमंत्री पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर बीते दिन जो है मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण इस दौरान दून अस्पताल का किया है, जहां पर वो मरीजों के साथ में सीधे संवाद करते हुए भी नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई देते हैं। तो वहीं सराहनीय जो है इस दौरान उनके जो कार्य हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पर बात की जाए तो जो मरीज हैं, मरीजों में भी जो है काफी इस दौरान जो है यहाँ पर उत्सुकता दिखाई दी कि मुख्यमंत्री खुद उनका हालचाल जानने के लिए इस दौरान अस्पताल में पहुंचे। और साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए उदय तो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश ये भी अधिकारियों के दिए हैं कि जो भी यहाँ पर मरीज है और उनके अटल आयुष्मान के कार्ड जिस तरीके से लगे हुए हैं, जो इसका पात्र है उसको भी जो पूरी सुविधाएं हैं उस दौरान तो यहाँ पर मिल सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो हर तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे फिर इसके अलावा आपदा ग्रस्त क्षेत्र की अगर बात करें वो हो। इसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं आम आदमी को, जनमानस को जिस तरीके से उत्तराखंड में दी जा रही है, उसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री ने जानी हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, मरीजों से भी फीडबैक लिया है, परिजनों से फीडबैक लिया है, किस प्रकार की वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है,
और अगर कमी है तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय पर इन तमाम कमियों को दूर किया जाए, साथ ही स्वच्छता जो है उसको बनाए रखे और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विनय। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण कर हालचाल जाने और मरीजों से संवाद भी किया है। तो रुक करते हुए घर का और खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और परिजनों से बात कर चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को वेटिंग रूम में पेयजल, पंखे और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम इस दौरान ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर पहुंचे और सैंपल संकलन और टेस्टिंग प्रक्रिया की जानकारी दी। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर स्थित जीबी पंत विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र नीरज कुमार ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पिछड़ा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गरऊ का निवासी था और बता दें पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें नीरज ने खुद को मौत का जिम्मेदार ठहराते परिजनों से माफी मांगी है। घटना से छात्रावास में हड़कंप मच गया। शिक्षा विधायक तिलक राज ने मामले की जांच की मांग की है। ये पन्नागर यूनिवर्सिटी का बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक से जो है इलेक्ट्रिकल का जो है छात्र विपिन राउत हॉस्टल पे रहता था। छात्र का नाम है नीरज सनौब छोटेलाल। ये किसी अज्ञात कारण से इसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पर गई है, अग्रिम कार्रवाई की। रामनगर ब्लॉक के ज्येष्ठ लोक संचय हेगड़ेपुर पंचायत सदस्य तारिकेत मोहन वेस्ट के सैंपल का थराली आपदा प्रभावितों को राहत किट का वितरण किया। रामनगर की ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन वेस्ट की ओर से 300 राहत किट थराली आपदा प्रभावितों के बीच गई, जिनका वितरण नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत की देखरेख में नगर क्षेत्र के भेटा और सिमलसेण समेत चैपड़ों में किया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य विनायक प्रदीप बुटोला के माध्यम से नारायणबगड़ के आपदा प्रभावितों के लिए भी तहसीलदार नारायणबगड़ को 14 राहत किट उपलब्ध कराई गई। संजय नेगी जी और उनकी धर्मपत्नी मंजू नेगी जी ब्लॉक रामनगर, उनके माध्यम से और उन्होंने जिन भी संसाधनों से यहाँ पर हमारे थराली में आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री पहुँचाई है, तो सब लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद। और आज हमारे द्वारा हमारे जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं विनोद रावत जी, उनके माध्यम से वार्ता की गई और संसाधन जुटाए गए और भाई साहब के द्वारा जो यहाँ पर राशन पहुँचाई है वो हमारे भेटा वार्ड में सिमलसेण और भेटा और हमने थराली के लिए भी रखवाया है और अपर मार्केट हमारा वार्ड 3, इन 4 जगहों के लिए हमने अभी व्यवस्था की है। अन्य माध्यमों से भी हम व्यवस्था बना रहे हैं ताकि सभी प्रभावितों तक आपदा सामग्री प्रदान। उधम सिंह नगर की ग्राम पंचायत मासखेड़ा बनी शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की समाधि 23 साल बाद भी उपेक्षा की शिकार है। सरकार की ओर से परिवार को 10 एकड़ जमीन देने का वादा, उच्चाधिकारी का आदेश होने के बावजूद अब तक परिवार को जमीन नहीं मिली। शहीद की बूढ़ी मां वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और सरकार की अनदेखी से परिजन निराश हैं। बरसी पर भी कोई जनप्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। हम तो मतलब गुहार ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज कम से कम 23 वर्ष हो चुके हैं मेरे भाई को शहीद हुए ना। तो सरकार के बस वादे ही वादे हैं, काम कोई किया नहीं आज तक। ना हमें सरकारी कोई सुविधा प्राप्त हुई है, ना जमीन मिली है, ना भैया की मूर्ति लगी अभी तक। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमें आज तक मिली हो। मतलब 23 साल हो चुके हैं शहीद हुए उन्हें। 10 एकड़ जमीन हमें ऑर्डर हुआ था, वो मिल जाए और बेटे की मूर्ति प्रतिमा बन जाए और हमें ये जमीन दवारे और बेटे की नौकरी के लिए आया हुआ है, ये की नौकरी आ जाए। तो आज तक मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सरकार द्वारा कुछ नहीं हुआ है। बता दें कि खबर नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र बनबसा में आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इन दिनों नेपाल में हुए बड़े आंदोलन के बाद नेपाल बंद होने से भारत की सीमावर्ती भाषाओं में सन्नाटा बना हुआ है।
भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर भारत और नेपाल व्यापार हो रहा है, नेपाल बंद होने से बाजार में भी प्रतिदिन जो तमाम जो लोग पहुंचते हैं खरीदारी लाख रुपए व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही टनकपुर, मलाघाट, झूलाघाट, पलिया सभी जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। वहीं बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत विश्व का कहना है कि भारत की तरफ से किसी प्रकार का कोई सीमा पर प्रतिबंध नहीं लगा। पूरा नेपाल बंद होने के कारण सामान नहीं जा सकता, जिसकी वजह से व्यापार में 20 से 25 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि जो नेपाल में विश्व परिस्थिति अभी अंदर रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है। यहाँ बॉर्डरों का तो कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार आपका दशहरा, दिवाली, भाई टीका, इस पर भी हम लोग का जो व्यापारी लोग का कारोबार कम से 40-50 लाख रुपए पर डे कारोबार होता था। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी दोनों सरकारें मिलकर इस स्थिति को उबारने के लिए प्रयत्न करें और जल्द से जल्द जो है बॉर्डरों को खुलवाया जाए, जिससे जो दैनिक आवश्यक वाली चीज़ है वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पे जो है रहने वाले हमारे नेपाल के देश के नागरिक हैं उनको सुविधा। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ 1 महीने लंबा हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराकर मांग पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा जाएगा। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता 70 विधानसभाओं, वार्डों और जिला पंचायतों तक पहुंचेंगे। वहां पर आम नागरिकों से 5 सूत्रीय मांग पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे के बाद केंद्र सरकार बौखला गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान जनता के साथ संवाद का हिस्सा है और इससे चुनावी पारदर्शिता की मांग को मजबूती मिलेगी। सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराने का अभियान, उसका अनाउंसमेंट किया। इलेक्शन कमीशन को 5 करोड़ लोगों के साइन, सिग्नेचर कागज में हम करवाएंगे। उत्तराखंड में भी 15 सितंबर को यह अभियान शुरू हो जाएगा। 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 70 की 70 विधानसभाओं में और राज्य के सभी 13 प्रशासनिक और 27 संगठनात्मक जिलों में, सारे ब्लॉक्स में, सारी न्याय पंचायतों में, सारे वार्डों में, सारी ग्राम सभाओं में लोगों का दरवाजा खटखटा करके 5 सूत्रीय मांग पत्र है, इसमें हस्ताक्षर लेंगे। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और राहुल गांधी जी को सौंपा जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बयाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे अपने ही बाथरूम में बंद कर फरार हो गया। मनेरी थाने की टीम वहां पहुंची और जिला बाद बता दें कि ग्रामीणों ने मौके पहुंचकर हंगामा किया। वहीं थाना प्रभारी कहना है कि महिला पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बॉडी को पंचनामा के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर दिया। पति पत्नी का झगड़ा काफी समय से चलता था और कई बार मनेरी थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी है और जैसे खबर लगी कि उन्होंने उनकी हत्या कर दी है और सुनाई दिया कि दरांती से उनके सर में वार किया गया। वो डंडे से कई बार सर में वार किया गया, जो दुपट्टे से उनका गला घोटा गया और जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस मौके पे गई तो सारे एविडेंस पुलिस के पास है
अब हम सभी यही चाहते हैं सरकार से, ऐसे क्रूर अपराधी को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि देवभूमि का नाम गंदा ना हो। केलसू क्षेत्र की ग्राम सभा नाड़ की जो घटना हुई है वो सबने देखी है और कल 11 बजे घटना हो गई थी और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 1 घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, हम लोगों को सजा चाहिए, एक मौत के बदले मौत चाहिए और ऐसा नहीं होता कागजी कार्रवाई नहीं, हम लोग कागजी कार्रवाई नहीं मानते, तो हमारे पास इतना धनबल है, हमारे सामने सजा हमारे सामने दी जाएगी, उसके बाद दाह संस्कार होगा बच्ची का, जहाँ ही हम रहेंगे वहीं यहाँ भी बहन रहेगी, तब तक यहाँ से कोई बॉडी पे हाथ लगाया तो पहले उसी आदमी को वहाँ रखा जाएगा। लड़ाई तो होती रहती थी, हम सुनते गाँव में, लेकिन कल जो इसने ये केस किया ये निंदनीय है और हम सब ग्रामवासी बहना ये मांग करते हैं कि इस बंदे को सरकार या जो भी संस्था इसको फांसी पे इस मुल्क के इंसान के इन मुल्क के सामने जो है फांसी पे लटकाया जाए ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसा किसी के साथ हो। हम इन लड़की पक्ष के साथ हैं और हमारे इसका कोई नहीं, और यदि सरकार के पास फांसी का कोई प्रावधान नहीं है तो ये ऐसा जेल जाना चाहिए कि दोबारा हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, जिन्होंने आज मेरी ग्राम सभा पे एक जो है कलंक लगाया है और हम इनके साथ हैं और ये जो मांग करते हैं और जो बच्चों का जो भी है साकत हम देखेंगे। ये अपराधी है, अभियुक्त है, इसके बड़े भाई द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि मेरे छोटे भाई विष्णु चौहान द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर घर में लैट्रिन के कमरे में रखकर उसको कहीं भाग गया है। इस सूचना पर थाने से मौके के लिए फोर्स रवाना किया गया। गांव वालों और उनकी मदद से दरवाजा खोलकर देखा तो वो जो लेडीज थी वहाँ पे मृतका, वो उस लैट्रिन के शौचालय के जो कमरा है उसमें अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की मदद से गाड़ी में उसको पुलिस कर्मियों के साथ जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जो मृतका है उसके पिता द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है उसके मर्डर के संदर्भ में, जिसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके और अभियुक्त को रात्रि में ही गिरफ्तार करके अब जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही आपदा प्रभावित और सिमल सेठ के परिवारों को आपदा राहत किट दी। बात बता दें कि किट मिलने पर तमाम लोगों ने धन्यवाद भी। वहाँ पर रामनगर ब्लॉक प्रमुख, उनके माध्यम से मैं जेस प्रमुख हूँ, मेरे माध्यम से हमारे कनिष्ठ प्रमुख मीना रावत हैं। हमारे साथ मोहन सिंह बिजी आए हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं ताड़ीखेत से। 150 किट वो लेके आए हैं और 150 किट हम लेके आए हैं और 100 हम जो है टॉर्च लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे संजय नेगी जी और उनकी धर्मपत्नी मंजू नेगी जी ब्लॉक रामनगर, उनके माध्यम से और उन्होंने जिन भी संसाधनों से यहाँ पर हमारे थराली में आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री पहुँचाई है, तो सब लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद। और आज हमारे द्वारा हमारे जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं विनोद रावत जी, उनके माध्यम से वार्ता की गई और संसाधन जुटाए गए। बक्सर के हरचंदपुर गांव में बने बारत घर की हालत अब बेहद खस्ता हो चुकी है। इस बारत घर को विभाग द्वारा एक भव्य भवन के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ ये बारत घर अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि शुरुआती वर्षों में ग्रामीणों ने इस बारत घर का उपयोग किया और तमाम सामाजिक आयोजन का ये केंद्र भी रहा, लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति बदतर होती गई। ये बारत घर अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। पंखे, खिड़कियां, दरवाजे, बिजली की वायरिंग समेत तमाम सामान चोरी हो चुके हैं और पूरा भवन खंडर में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों ने इसकी कई बार अक्सर तहसील प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में ये जगह रोजाना भांग सहित अन्य मादक पदार्थों के सेवन और अवैध बिक्री का केंद्र बन गया है। साथ ही कुछ दबंग ग्रामीणों ने बारत घर की जमीन पर अवैध कब्जा कर पशुओं का गोबर डालकर उससे अपने उपयोग में भी ले लिया है। ग्रामीण बताते हैं कि स्थिति गंभीर होती जा रही है और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखो कितनी खराब हो रही है, मरम्मत सरम्मत कुछ नहीं है इसकी। अब यहाँ लुंडे भांग पिया मड़ा, अब इसका यो बना रखा है, इसमें लाओ गोबर के रखा है इसके।
तो ये हम पे चाह रहे कि सही हो जाए बस। देखिए, जो पंचायत घर है उसमें ये सूचना मिली है कि जो वो खंडर हालत में है और उसकी बिल्डिंग बनी थी और वो गांव के लोगों के प्रयोग में आ सकता है और जगह भी वहाँ पर काफ़ी है। तो उसमें मैंने अभी बीडीओ लक्सर को निर्देशित किया है कि उसमें जो भी उसकी मरम्मत का या निर्माण जो भी होना है उसमें उसका आकलन तुरंत कर ले ताकि जिस पंचायत घर का यूज गांव वाले कर सकें। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल समिति ने विपक्षी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में नेपाल जैसा आंदोलन होने की पोस्ट शेयर कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। अब इस पर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा बयान दे रही हैं और पोस्टर शेयर कर रही हैं तो ये घृणित मानसिकता है। साथ ही कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है और इस काम को जनता ने सराहा है। तमाम एजेंसियां सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं, अगर कोई माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रदेश के अंदर तमाम युवा जो हैं वो जागरूक हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार का काम उत्तराखंड की अंदर सरकारें कर रही हैं, किस प्रकार का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए कई बार इस प्रकार के टूल किट जो है विपक्ष चलाता रहता है, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता देती है, इस देश के युवा देते हैं, इस देश की मातृशक्ति देती है। हमको अपनी देश की जनता पर, अपने राज्य की जनता पर भरोसा है और जो दल नेपाल के एंगल को उत्तराखंड के बारे में अगर जो सोच रहे हैं तो ये गलत धारणा है, ये गलत मानसिकता है। हमारी सरकार चाक-चौबंद है, हमारी सरकार तमाम चीज़ों पर गहराई से देख रही है और तमाम चीज़ों पर सरकार की नज़र है। विकासनगर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा लखनवाला में रोड किनारे बने मंदिर को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंदिर के समीप जमीन को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते गांव की महिलाएं मंदिर के पास धरने पर बैठ गईं। पता चला कि उक्त जमीन पर एक दबंग व्यक्ति की बताई जा रही है जिसने जेसीबी मशीन लगाकर मंदिर के आसपास गहरी खुदाई कर दी और साथ ही सिंचाई विभाग की गूल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। महिलाएं धरने पर बैठ गई। सूचना मिलते ही विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पहुंचे और वस्तुस्थिति का जायजा ले उन्होंने धरने पर बैठी महिलाओं और ग्रामीणों से बातचीत की और आश्वस्त किया है कि क्षेत्र में इस प्रकार की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 70-75 100 साल का मंदिर है, आज का नहीं है। केवल उस पर बाहर टाइल और कुआं है उसका, तो ये सारा के सारा पूजा स्थल है। पहले तो ये रिकॉर्ड पे भी पूजा स्थल होगा बिल्कुल लिखा हुआ। यदि रिकॉर्ड पे नहीं भी होगा तो हमारे यहाँ रेवेन्यू में एक कानून चलता है, उसे बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, कि यदि इतने वर्षों तक वैसे भी कोई संस्था कोई पूजा स्थल उस पर काबिज है, किसी की प्राइवेट उस पर, सरकारी पे नहीं चलता है, लेकिन प्राइवेट में यदि कोई काबिज है तो भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी उनका ये। तो जिन महाशय का जो कोई ये जमीन वाला है उसको भी मेरा आप लोगों के माध्यम से संदेश है कि अपना साइड से अपने जमीन तक जाने के लिए रास्ता बनाएं। किसी को कोई लालच नहीं, गांव वाले उससे पूरा सहयोग करें। विभाग की भूमि में तत्कालीन एसडीएम रिंकू बिष्ट के निर्देश पर नगर वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए अस्थायी पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन अब बता दें कि इसको लेकर तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो भी सामने आने लगी हैं, जिसमें लगभग 60 से अधिक वाहन भी पार्क होते हैं। पार्किंग सुविधा भी काफ़ी मिल रही, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनी भूमि में डॉक्टर हॉस्टल लैब और अन्य निर्माण कार्य किया जा, जिसके चलते अस्थायी पार्किंग में अपने वाहन खड़े करने वाले आदर्श कॉलोनी के वाहन स्वामियों को पार्किंग से वाहनों को हटाने को कहा गया है, जिस कारण अब वाहन स्वामियों के सामने अपने वाहनों को खड़े करने की गंभीर समस्या भी पैदा हो गई है। मामले को लेकर आदर्श कॉलोनी वासियों ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा से पार्किंग समस्या के समाधान की मांग की। पालिका अध्यक्ष के द्वारा जनता की समस्या को प्रमुखता से प्रशासन के सामने रखा गया। सुविधा तो जरूर होनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको बच्चे कहाँ उठा के ले जाएंगे? जब पार्किंग की सुविधा नहीं होगी तो बूढ़े बच्चे कितनी परेशानी होती है। कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी करके हमारे लिए पार्किंग बना दी जाए। यहाँ अभी मोहल्ले वाले और जितने भी यहाँ वाहन स्वामी हैं, इनके द्वारा मुझे सूचना दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि लगातार जितने भी नगर हैं हमारे,
उन नगरों में जाम की स्थिति पैदा हो रही है और इस जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए पार्किंग के लिए काफ़ी पैसा दे रहे हैं वो, जो कि यहाँ एक पार्किंग बन जाए। जितने भी हमारे यहाँ वाहन स्वामी हैं इनकी व्यवस्था के तहत एक सोर्स ऑफ इनकम का साधन ही बन जाएगा स्वास्थ्य विभाग के लिए। और 2 मंजिले में ये अपने लैब बनाएं या आवास बनाएं, कुछ भी बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मेरा आज एसडीएम मैडम और शिवो सर से यही अनुरोध है कि जनता की मांग को देखते हुए जो सरकार का है कि बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक मिले। भारत सरकार का प्रोग्राम है, इसको तो करना ही होगा हमको। और यहाँ भी कुछ दिक्कतें देख रहे हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, पार्किंग की दिक्कत है। तो अभी बीच बात हुई है, अभी 16 तारीख को डीएम सर के सामने पूरा प्रपोजल रखेंगे, क्योंकि ये 2-3 प्रोग्राम और भी आने वाले यहाँ पर हैं। अभी ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है हॉस्पिटल 50 to 100 बेड में, तब ज़रूरत पड़ेगी रेजिडेंस की, तब ज़रूरत पड़ेगी या किसी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये जो आ रखा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, अगर हमने नहीं किया तो पैसा लैप्स हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन अलग कॉल हो जाए, इसको तो हमें करना ही होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।